हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हमारे कल के सेट में जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो आज हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जो है हमारा सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मैथ और रीजनिंग आपको ये जो है पूरा कंप्लीट नंबर देगा। 120 में 120 अगर आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये जो है आपका मैथ और रीजनिंग में कहीं नंबर जो कटने का कोई चांस नहीं है। तो आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का 51 नंबर से स्टार्ट होता है मैथ का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर जो 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो जाए या बराबर हो जाए। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए कि 74 को 2 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, 74 को हमको 2 भाग में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि एक भाग का जो है 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना, ये दोनों मिलकर जो कितने के बराबर हो जाए, ये दोनों मिलकर जो है आपका 454 के बराबर हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका बोल रहा था। तो बस ये आपका ये इक्वेशन बन गया, अब इसे सोल्व कर देना। तो 5x और इधर से हो जाएगा -11x, तो ये -6x हो गया यहाँ हमारा। ठीक है, इक्वल टू ये आपका 454 -11 गुने 74। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ से हमको सोल्व करना है 11 गुने 74 कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 11 चौके 44, हाथ मेरा 4, 11 सत्ते 77, 4 81, तो 814 और इधर से 454 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। अब 454 814 ये अगर इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका -360, तो -6x इक्वल टू हो गया -360। तो ये आपका माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और ये 6 से 60 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू x का वैल्यू कितना हो गया 60, तो दूसरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। मतलब जो हम 74 को कितने कितने में तोड़ेंगे, 60 और 14 को तोड़ेंगे तो ये आपका 454 के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, हो जाएगा तो 60 और 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 और 54 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका जो भुजा है, जो आधार है वो कैसा है दोस्तों, तो वर्ग के आकार का, और उसका जो भुजा है कितना 15 सेंटीमीटर का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंब जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये भी दोस्तों आपको बस यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, एक मेरे पास जो है प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म है और प्रिज्म का जो आधार बना हुआ है वो किस तरह का है, तो ये वर्ग के आकार का प्रिज्म है मेरे पास। ठीक है, इसका जो आधार है ये कैसा है, तो ये आपका वर्ग का आधार का प्रिज्म है। अब यहाँ पर वर्ग का जो दिया हुआ आपका एक भुजा का जो माप है ये 15 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग जो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया यानी जो आपका ये किस शेप का बेस है, बेस एरिया। तो यहाँ से तो आप पहले यहाँ से बेस एरिया को निकाल लीजिए, ये तो आराम से निकलेगा। बेस इसका क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी 225। तो 225 दोनों कितना हो जाएगा, 225 का दुगना 225, तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, यहाँ मेरे पास बेस एरिया निकल गया। अब हमको पता करना कर्व सरफेस एरिया इसका कितना आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ये आधार का परिमाप। ठीक है, बेस का सरकमफ्रेंस, आधार का परिमाप, ये जो मेरा आधार है इसका परिमाप है इंटू ऊंचाई। ठीक है, इंटू ऊंचाई। तो आधार मेरा कैसा है, आधार मेरा वर्ग का है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा। और भुजा कितना 4 दिया है, 15 दिया हो तो 15 गुने कितना हो जाएगा, 15 गुने 4 तो ये 60 हो जाएगा। और इसका जो हाइट है ये दोस्तों कितना है 8 का है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, 480। तो यहाँ मेरे पास बेस एरिया निकल गया और कर्व सरफेस एरिया निकल गया यहाँ 480।
तो ये जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 5 × 9 930 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आपका निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये आसान था आप लोगों के लिए, समझ में आ गया दोस्तों। बस आपको क्या है यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हमारा जो आ गया 930, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग भी दोस्तों अटेम्प्ट करते चले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 36 किलोमीटर वेग से दौड़ रही हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकेंड लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये पुल की लंबाई निकालना है। तो दोस्तों जब पुल और रेलगाड़ी का लेंथ दिया रहता है तो वो जो टोटल डिस्टेंस बनेगा तो क्या बनेगा, तो लेंथ ऑफ पुल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन मिलकर जो है ये टोटल डिस्टेंस बन जाता है। और आपको पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बस तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना। जब अगर पुल और ट्रेन अगर दोनों का लंबाई दिया हो तो दोनों को लंबाई को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पता, बस ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमको ट्रेन का जो है लेंथ पता है, तो लेंथ ऑफ पुल हमको निकालना है। लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ 100 मीटर का। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर को हमको पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेगा। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 25 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 25 सेकेंड का यहाँ पर मेरे पास टाइम दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, ये टोटल आपका यहाँ पर हो गया 250। ठीक है, और 250 इधर लेंथ ऑफ पुल प्लस ये 100, तो यहाँ से लेंथ ऑफ पुल जो निकलेगा कितना निकल जाएगा, तो 250 में 100 जाएगा, तो ये 150 मीटर का जो है पुल का जो है लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई ऑफ पुल का लंबाई कितना हो जाएगा, 150 मीटर का हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ पुल कितना निकल गया, 150 मीटर का निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो ab का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलजेब्रा का है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपको इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है जो है ये 8 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये आपको दोस्तों किसके फॉर्मूला में नज़र आ रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर नज़र आ रहा है। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए, और जो ए बी है इसे इधर लेकर आ जाइए। तो ये 4 माइनस ए बी हो जाएगा, 4 माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप क्या करिए, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका दोनों का अगर होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो ये इसका होल स्क्वायर और 4 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, तो ये कितना बन जाएगा, तो a का पावर 4 बनेगा प्लस b का पावर 4 बनेगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाला टर्म हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 ए बी माइनस 8 ए बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अभी मैं इक्वेशन को रहने देता हूँ, और ये ऊपर वाला चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है a स्क्वायर प्लस b4
और ए स्क्वायर बी, तो ये टू ए स्क्वायर बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको A4 ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पता है। ठीक है, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से ये बचा हुआ है, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 8ab इधर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी ये दोनों इधर आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 16 इधर से आ जाएगा तो -8 बचेगा, -8 इक्वल टू -8ab। तो यहाँ से ये ख़त्म, 8 से 8 ख़त्म, तो ab का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ab का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों ये 1 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करके चल जाइएगा, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर जो है JCC CGL में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो आपको बस sin 30, 10, 60 और सेक 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/4, तो 4 गुने 1/4। ठीक है, 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, सेक 45 का वैल्यू होता है आपका दोस्तों कितना, तो सेक का जो किसका सेक होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो इसको करेंगे उल्टा तो √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4, ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन पर साधारण ब्याज की दर देने पर जो है 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। ठीक है, तो प्रतिदिन जो ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपये का मिल रहा है। ये यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो पर डे जो ब्याज है कितना रुपये मिल रहा है, 2 रुपये का पर डे ब्याज मिल रहा है। कितने साल के लिए, तो 1 साल के लिए। कितना परसेंट के रेट से, तो 5% के रेट से। तो वो जो है आपका मूलधन कितना है, धनराशि क्या होगा। तो ये भी आपका काफ़ी आसान है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसको देखिए किस तरह से हम लोग दोस्तों बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है यानी जो SI मिल रहा है, ये पर डे 2 रुपया मिल रहा है। तो साल में 365 दिन होता है, तो 365 गुने 2, तो ये टोटल जो साल में कितना दर मिल जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 1 73। तो एक साल में इसको जो ब्याज मिल रहा है 730 रुपये मिल रहा है। तो बस अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दीजिए SI का। तो SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू P × R का कितना है 5% के दर से, और टाइम 1 साल के लिए, और बाई 100। ठीक है, तो ये बस हो गया। यहाँ से आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ये क्या करना है, इसे सोल्व कर देना है। तो 14 + 70 और 5 × 6 30, तो 14,000 जो आपका 600 जो है इसका, ये आपका जो है इसका मूलधन है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABC एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। A B से दुगना तेजी से, मतलब A जो है B से दुगना तेजी से कार्य करता है, और A C से 3 गुना तेजी में कार्य कर सकता है। तो C अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ को आपको जो है इसका रेशियो देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से है। तो पहले आप देखिए कि ये जो क्या दिया होता है, A + B + C, ये तीनों मिलकर कोई काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब ये तीनों का रेशियो हमको दिया हुआ है A B C। क्या बोला, A B से दुगना तेज काम करता है। ठीक है, ये इसका दुगना है, और A C से 3 गुना तेज है। ठीक है, A C से 3 गुना तेज है। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो आप A को ऐसा वैल्यू मानिए जो B से दुगना हो, और B से दुगना हो और C से 3 गुना हो। तो अगर हम यहाँ इसको 6 मान लेते हैं, तो इसका दुगना होना चाहिए तो 3, ठीक है, और इसका 3 गुना तो ये 2। ठीक है,
यानी यहाँ पर इन लोग का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा या एफिशिएंसी का रेशियो होगा, कितना हो जाएगा 6:3:2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो टोटल वर्क जो होगा दोस्तों, टोटल वर्क क्या होगा, इफ़िशियंसी, टोटल इफ़िशियंसी इंटू टोटल टाइम। तो टोटल इफ़िशियंसी कितना है 6×9 9×2 11, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो 11×6 = 66, इसका जो है टोटल वर्क हो गया। अब हमको वर्क निकालना है किसका, तो सी का निकालना। तो सी का वर्क है तो टोटल वर्क बटे इसका एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क आपका 6 दिया हुआ है और ये कितने समय में, तो 2, तो ये आपका 33 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा लोड लेने का है नहीं ये सब क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आपका सी का वैल्यू आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पर आपका सी का वैल्यू आ गया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 30 मीटर लंबा और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। ये आपका क्षेत्रफल वाला से क्वेश्चन था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको जो है इस तरह के एग्जाम में जो है हर बार क्वेश्चन मिलेगा ही। तो ये आपका एक आयताकार प्रांगण दिया हुआ है, ठीक है, जिसका माप कितना कितना है, तो इसका माप दोस्तों ये 30 मीटर लंबा है और जो है आपका 17.5 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर जो है पत्थर बिछाना, और पत्थर का जो माप दिया हुआ है ये छोटा छोटा, इसके अंदर ऐसे हमको पत्थर बिछाना है, ठीक है। तो ये पत्थर का माप कितना कितना है, तो ये 2.5 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। तो टोटल पत्थरों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ जो है स्टोन, नंबर ऑफ पत्थर कितना होगा, तो टोटल जो एरिया है मेरा बड़ा वाला का एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया 30 × 17.5, ठीक है, 30 × 17.5 बाई ये जो एक छोटा पत्थर का है एरिया, ठीक है, इसको निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2.5 यानी 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 × 30 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर, इसका कितना हमको पत्थरों की ज़रूरत होगा। तो 5 × 30, हाथ में रहा 3, 42 42 42 3 45, हाथ में 4, 6 × 6 6 4 10, यानी 105 जो है टोटल पत्थरों की संख्या कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग को पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी कितना पड़ेगी 105 पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ने 5% लाभ पर एक मेज को 420 रुपये में बेचा। बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपया में एक मेज को बेच दिया। तो दोनों में से किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे करना है। तो सबसे पहले एक क्या बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक क्या है कि कोई जो उसके पास मेज है उसको 5% के लाभ पर 420 रुपये में बेच रहा है ना। तो 5% के लाभ पर 420 रुपये में बेच रहा है, यानी जो एसपी है यहाँ पर 420 है और जो आपका परसेंटेज लाभ है 5 रुपये का। तो यहाँ पर जो 105 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 105 का जो वैल्यू है ये कितना के बराबर है, तो 420 के बराबर है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू जो हो जाएगा 420 बाई 105 × 100, ठीक है। तो ये 20 5 दूनी 10, 5 × 5 21 और ये 20 बार में, और यहाँ से ये 21 दूनी 42। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा आपका, ये जो है इसका जो देखिए यहाँ पर जो है ये एसपी दिया हुआ है 400, यानी जो इसका बेचने का जो मूल्य है वो 400 रुपये है और ख़रीद मूल्य हो गया यहाँ पर 400 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ मिटा कर। तो ए का जो है ये आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 400, और ये बेच कितना रुपया में रहा, तो ये इसको सामान को अपने मेज को बेच रहा है कितने रुपये में, तो 420 रुपया में बेच रहा है। अब चलिए बी के लिए निकालते हैं। तो बी क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये 6% के दर पर
477 रुपया में बेच रहा है। 6% की दर से 6% के लाभ पर 477 रुपया में बेच रहा है। तो इसका जो आपका ये कितना दिया हुआ है, 106% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 106 का वैल्यू कितना है, 477 रुपया है। तो हमको 100 का वैल्यू पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, तो 106 गुने 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और यहाँ से ये आपका 50 बार में, और ये 53, 3 9 27, ये 9 बार में चल जाएगा। तो ये यहाँ से 9 पचे 45, 450, यानी जो इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा 450 रुपये का, है ना। तो यहाँ से अब इसको हम देख लेते हैं। तो इसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा दोस्तों, ये कितना 450 रुपये का पड़ रहा है। और ये जो बेच रहा है सामान को अपना, कितने रुपए में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है अपने सामान को 477 रुपये में। अब देखिए ए का प्रॉफिट कितना हो गया, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 400 रुपये में खरीदा, 420 रुपये में बेच दिया, तो ये 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बी का प्रॉफिट 450 रुपये में खरीदा, 477 रुपये में बेच दिया, यानी 27 रुपये को बी का प्रॉफिट हुआ। तो सब प्रॉफिट किसको ज़्यादा हुआ, बी को प्रॉफिट हुआ। कितना ज़्यादा हुआ, 7 रुपये बी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट जो सीपी है, अगर हम लोग सीपी को 100 मानते हैं, तो इसका जो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो निकालेंगे ये आपका परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पर निकलता था। अगर हम सीपी 100 मान लिए, तो अगर यहाँ पर परसेंटेज लाभ 5% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो है लाभ परसेंट, सीपी में अगर लाभ जोड़ते तो वही एसपी बन जाता है उसका। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको बना रहे थे। तो यहाँ पर बी को लाभ हुआ 7 रुपये का। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, बी को लाभ हुआ 7 रुपये का, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बोल रहा है, ये कोई खंबा और इसका छाया बन रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसका जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री से जो है बढ़कर कितना हो गया, 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 30 डिग्री है और यहाँ पर ये 45 डिग्री है। और इसके वजह से क्या है, इसका जो छाया है, पहले जो यहाँ पर जो छाया बन रहा होगा वो 20 मीटर घट जाता है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 मीटर का हो जाएगा। ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा 20 मीटर का, ये मान लीजिए सी और ये मान लीजिए डी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको फिगर में समझ में आ गया कि जो आप जब क्या हो रहा है, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है, तो इसकी छाया की लंबाई जो 20 मीटर कम हो जाती है। तो पहले यहाँ पर बन रहा होगा, तो 20 मीटर कम होकर यहाँ पर बी पर आके बन रहा होगा। तो आपको निकालना है, इसका क्या निकालना है, तो खंबे की ऊंचाई यानी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि यहाँ से सबसे पहले निकालिए 1030 का वैल्यू कितना होता है, तो 1030 का वैल्यू जो दोस्तों होता है 1/√3, यानी जो इसका परपेंडिकुलर वैल्यू हो गया 1, और इसका जो बेस का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1045 होता है 1/1, यानी जो इसका ये परपेंडिकुलर वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 = 1 है, तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी बी हो जाएगा आपका 1। तो आपका ये बी है, देखिए ए से सी पूरा कितना दिया हुआ है, ए से सी आपका पूरा निकाल दिया आप √3। उसके बाद बी से सी का वैल्यू आपका, बी से सी का वैल्यू है कितना 1, बी से सी का वैल्यू है 1, तो आपका ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू √3 - 1 हो जाएगा, √3 - 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में, ए बी का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। तो बस आपको अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन आपको अब सोल्व करना है। तो ए बी का वैल्यू निकल गया √3 - 1, और यही जो √3 - 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 20 दिया हुआ है। और हमको निकालना किसका वैल्यू, तो 1 का वैल्यू निकालना, तो 1 = कितना हो जाएगा, तो 20/√3 - 1, और इसको हम फिर रेशनलाइज कर देंगे, तो ये √3 - 1 और ये √3 + 1। ठीक है,
तो ये हो गया आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर चल जाएगा, तो ये आपका 3 माइनस से 1 2 हो जाएगा, और इधर से 2 से इधर ये 10 कट जाएगा, तो ये 10 √3 + 1 इसका जो आपका है इमारत का या आपका जो मीनार का ऊंचाई कितना निकल जाएगा, 10 √3 + 1। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 √3, ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न आकृति जीवा AB इस प्रकार खींची जाती है कि उसके द्वारा O पर निर्मित कोण जीवा CD द्वारा निर्मित कोण का दुगना होता है, और कोण AAB ट्वाइस ऑफ 2 एंगल OAB। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या यहाँ से देखिए, जीवा AB, जीवा AB, ये जीवा AB है। जीवा AB इस प्रकार खींची जाती है कि उसके द्वारा O पर निर्मित कोण जीवा CD, ये आपका CD है, जीवा CD के द्वारा निर्मित कोण का दुगना होता है। तो जीवा CD के द्वारा निर्मित कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये मान लीजिए x है। ठीक है, तो O पर कितना बनेगा, तो ये O पर बनेगा कितना, ये 2x बोल दिया हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जीवा AB इस प्रकार खींचा जाता है कि उसके द्वारा O पर निर्मित कोण जीवा CD के द्वारा निर्मित कोण का दुगना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पता चल गया। अब ये 2x है। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल AEB, ये AEB ट्वाइस ऑफ कितना है, ट्वाइस ऑफ 2 एंगल OAB। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, तो अगर ये हमको पता कि 2x है तो AEB कितना हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसका निकाल दिए सारा एंगल का मान। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जीवा AB इस प्रकार खींचा जाता है कि उसके द्वारा O पर निर्मित कोण जीवा CD के द्वारा निर्मित कोण का दुगना होता है। तो जीवा CD के द्वारा निर्मित कोण यहाँ पर है, तो ये मान लेते हैं हम x, तो यहाँ पर जो है x है, तो ये AB के द्वारा खींचे कोण का डबल हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो एंगल AEB है, AEB जो है ये ट्वाइस ऑफ एंगल OAB है, AOB का है। ठीक है, AOB का दुगना है, तो AOB मेरे पास 2 है, 2x है, तो AEB कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अभी आपको ये पता है कि दोस्तों कि ये जो दोनों का कोण का मान कितना होगा, 2x + 4x का, 2x + 4x, ये जो क्योंकि आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है, तो 2x + 4x मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 4 2 6, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 30 डिग्री निकल जाएगा। x का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया, यानी जो मेरे पास एंगल COD का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है सारे थ्योरम और इससे रिलेटेड जितने भी रूल है आपको याद होगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं। एक गांव का कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, जिनमें 10% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 90 हो तो गांव की कुल संख्या कितनी होगी। तो कुल संख्या का कितना % बच्चा है, तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए टोटल संख्या हम 100 ले रहे हैं, तो 100 में जो है आपका चाइल्ड कितना 18% है। ठीक है, 18%, तो अडल्ट कितना हो जाएगा 82%। अब 18 का 10% यानी 1.8 लड़कियां हैं। 1.8% कितना लड़कियां हैं। ठीक है, 18 का 10% कितना हो जाएगा 1.8 लड़कियां, लड़कियों की टोटल संख्या यानी 1.8 का वैल्यू दिया हुआ है 90, 1.8 का वैल्यू दिया हुआ 90, तो हमको क्या निकालना है, टोटल गांव की जनसंख्या। तो टोटल यानी 100 का वैल्यू निकालना है इंटू 100। तो ये एक इधर से आ जाएगा 100, तो 18 25 90, तो 5000। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है। तो यहाँ पर आपका जो
गोलार्ध यानी जो हाफ सेमी स्फेयर है और उसका जो वृत्तीय बेलन का जो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, तो गोलार्ध और बेलन की आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ये बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बन जाएगा। तो सबसे पहले गोलार्ध का जो आयतन होता है ये दोस्तों 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। उसके बाद बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच जो है ये ऊंचाई जो है ये किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो एच के जगह हम लोग आर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये आर क्यू खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 2/3। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 के पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, ठीक है। कितना, 10, 15 और 20। तो ये पूर्ण वर्ग बनाना होता है, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या जो सबसे बड़ा संख्या को देखिए, तो 20, 20 दूनी 40, 40 ये दोनों में नहीं आएगा, नहीं आएगा। 20 या 60, 60 आपका 15 में भी आ जाएगा, 10 में भी आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो 60 तो न्यूनतम संख्या, तो 60 से डिवाइड होने वाली कौन संख्या है, तो 500 डिवाइड नहीं होगा, 400 डिवाइड नहीं होगा। अभी आपका या तो 600 होगा या 900 होगा। लेकिन सिपाहियों का जो है न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग बना रहा हो, तो पूर्ण वर्ग एक ही संख्या बना रहा है, ये 900 होगा, तो हमारा 600 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।